अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम चंद्रयान-3 की करेंगे, जिसका सफर सफलता से जारी है और उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को भारत कीर्तिमान रच देगा। चंद्रयान-3 चांद के और करीब पहुंच गया है। आज दूसरी बार उसका ऑर्बिट घटाया गया है और ये चंद्रमा की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। उसके बाद से ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। सब कुछ इसी सफलता के साथ अगर चलता रहा तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। और 23 अगस्त वो तारीख होगी जिस दिन चंद्रयान के लैंडर की यानी उसे चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया था और अब ये 174 गुना 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। साफ है कि मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर किए गए अपने ट्वीट में चांद के करीब पहुंचने का जिक्र करते हुए ये जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर गुना 1437 किलोमीटर रह गई है और ऑर्बिट घटाने का अगला ऑपरेशन 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तय है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 22 दिन बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। उस वक्त उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी, जिनमें चंद्रमा के गड्ढे साफ साफ दिख रहे हैं। इसरो ने इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में और 16 अगस्त को 5वीं कक्षा में प्रवेश करना है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होनी है, मतलब उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त की रात लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। 23 अगस्त को जो है वो एक्चुअली शो डाउन है। उस दिन चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चंद्रमा की धरती पर उतारा जाना है। तो वो अपने आप में एक बेहद नाजुक और बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया है और उस समय देखेंगे कि किस तरह से ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर इसको उतारा जाएगा। और वो करीब 15 मिनट का समय होता है जिसके अंदर ये उतार होती है। उसमें अलग अलग क्षणों में अलग अलग तरीके से चंद्रयान के लैंडर रोवर को उसकी स्पीड को ज़रा कम किया जाता रहेगा, ताकि आखिर में टच डाउन के समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। यद्यपि इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा गति हुई तो लैंडर को इस बार काफ़ी केयर के साथ तैयार किया गया है। ये ज़्यादा मजबूत है। इसमें इसकी जो प्रणालियां हैं वो भी ज़्यादा शुद्ध हैं और लेज़र बेस्ड हैं और इसके साथ साथ जो है ये 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर टच डाउन होता है तो उसके लिए भी इसमें टॉलरेंस है। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के पूरी तरह दुरुस्त होने की बात कही थी। Chandrayaan 3 is going very well. Lands on 23rd. There will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. चंद्रयान 3 जिस तरह कामयाबी के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहा है, उससे इसकी चांद पर सफल लैंडिंग की पूरी उम्मीद है। ऐसा होने के साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट बन जाएगा और इसके साथ ही भारत कीर्तिमान रच देगा। अभी तक चांद की सतह पर अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे जरूर हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद के करीब पहुंचता जा रहा है। अब 23 तारीख को चांद पर लैंडर का सबको इंतजार है, लैंडिंग का सबको इंतजार है। तो आइए हम जान लेते हैं चंद्रयान 3 को लेकर वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन का क्या कहना है। चंद्रयान का एक और ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर कर चुका है। सो अभी लगभग 1400 किलोमीटर दूर में एंड अबाउट 170 किलोमीटर पास में एक लंबा एलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान चांद के चारों ओर घूमते रह रहे हैं। इसके बाद 2 और ऑर्बिट रिडक्शन काम हो जाएगा एंड महत्वपूर्ण एक घटना अगस्त 17 को होगा। अभी तक प्रोपल्शन मॉड्यूल
ये चंद्रयान को इधर उधर लेके जा रहा है। ये सब ऑर्बिट रिडक्शन वो प्रोपल्शन मॉड्यूल की तरह हो रहा है। अगस्त 17 ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद चंद्रयान अपनी आप पैर में खड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगस्त 17 के बाद अगस्त 20 को उसको अगेन ऑर्बिट को चेंज कर देगा। पास में 30 किलोमीटर, दूर में 100 किलोमीटर, इस तरह से करेगा। बट ये यान अपनी आप करना पड़ेगा। उसके बाद 4 दिन के बाद अगस्त 23 उधर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रयास होगा। यही है अभी तक प्लान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना अगस्त 17 होगा, व्हेन प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड ये चंद्रयान अलग अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। कुछ दिनों के बाद विधायक सदन की कार्रवाई के दौरान न कुर्सियां उछाल पाएंगे और न ही यानी कि स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर तख्तियां लहरा पाएंगे, और न ही विरोध प्रदर्शन के नाम पर बेवजह नारेबाजी कर पाएंगे। इसके अलावा न तो माइक्रोफोन तोड़ पाएंगे और न ही चर्चा के दौरान दूसरी पार्टी के विधायकों की शर्ट या फिर कुर्ता फाड़ सकेंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों को कैसे पेश आना है, उनके आचार व्यवहार और तौर तरीके कैसे होने चाहिए, इसी के लिए नियम लाने की तैयारी हो रही है और इस पर विधानसभा में चर्चा हो गई है। लेकिन सुझावों को देखते हुए इसे विधानसभा की नियम समिति को भेजा गया है। दरअसल हरदोई से विधायक बीजेपी के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने विधायकों को साइलेंट मोड पर मोबाइल रखने की अनुमति की सुझाव दिया था और नियम समिति मुख्यमंत्री से बात करके सुझावों पर फाइनल फैसला लेगी। अगर नई नियमावली पारित हो जाती है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किसी भी विधायक को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। नए नियम के अस्तित्व में आने के बाद विधायक हाउस में झंडे, प्रतीक या फिर कोई दूसरी वस्तु भी नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति भी शायद अब न मिले। इसके अलावा किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के दौरान विधायक विजिटर गैलरी में बैठे किसी व्यक्ति की तरफ उंगली उठाकर इशारा भी नहीं कर पाएंगे। अब चाहे बोलने के दौरान विधायक उस व्यक्ति की तरफ ही क्यों ना बात कर रहे हों। नए नियम बन जाते हैं तो इसके बाद सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत भी नहीं होगी। शायद उन्हें तेज आवाज में ठहाके लगाने की अनुमति भी न मिले। विधायक आगे चलकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ अपनी पीठ करके न बैठ पाए और न ही खड़े हो पाए, इस तरह का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि विधायक आसन की तरफ पीठ करके न सदन में दाखिल हो पाएंगे और न ही इस तरह वहां से बाहर निकल पाएंगे। कुछ दिन बाद विधायकों को सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के हथियार ले जाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। नए नियमों का मकसद सिर्फ सदस्यों के लिए के आचरण के लिए सख्त दिशा निर्देशों को लागू करना ही नहीं होगा, बल्कि सदन के कामकाज की प्रक्रिया को सरल बनाना भी होगा। और यही वजह है कि विधानसभा के संचालन से जुड़ी नई नियमावली में विधायकों को कुछ अधिकार भी मिल सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रावधान ई विधान का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान के तहत विधायकों को घर में, अपने दफ्तर में या कार में बैठकर भी सदन की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार मिल सकता है और इसके तहत विधायकों को एक सत्र की जानकारी भी ईमेल या फिर फोन के जरिए दे दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर विधायकों को कार्रवाई में वर्चुअली शामिल होने का अधिकार देने वाली यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। ई नियमावली में सत्र के संचालन के विषय में भी बदलाव के प्रावधान हो सकते हैं। अभी फिलहाल सत्र बुलाने के लिए 15 दिन के नोटिस की व्यवस्था है। आगे चलकर यह नियम 7 दिन तक सिमट सकता है और नई नियमावली को लाने के पीछे उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान घटी कई घटनाएं हैं। हालिया घटना की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से जुड़ी हुई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 6 दिसंबर को विधायक अतुल प्रधान ने सदन से सोशल मीडिया पर लाइव किया था और इस बात को लेकर न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी, बल्कि उनको सदन से बाहर जाने के लिए भी कहा गया था। वैसे इकलौता मामला नहीं है, बल्कि कुछ विधायकों के आचरण और तौर तरीकों की अगर बात करें तो उस वजह से भी सदन को कई बार शर्मसार होना पड़ा है। एक घटना ऐसी 21 अक्टूबर 1997 को घटी थी। उस दिन को भारत के लोकतंत्र के लिए काले दिन के रूप में भी याद किया जाता है। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइकों की बौछार, लात, घूसे, जूते, चप्पल तक चल गए थे। उस दिन कल्याण सिंह को विश्वास मत साबित करना था। इस दौरान विधानसभा में जमकर जूते चले और माइक फेंके गए।
विधायकों के बीच हुई हिंसा इस कदर बढ़ी कि कई विधायक घायल हो गए। बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में कुर्सियां उछली, विधायकों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। विधानसभा में हुई इस हिंसा के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी। 22 अक्टूबर को केंद्र ने इस सिफारिश को राष्ट्रपति के.आर. नारायण को भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति नारायण ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था और दोबारा विचार के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को दोबारा राष्ट्रपति के पास न भेजने का फैसला किया। विधानसभा की गरिमा के साथ इस तरह का खिलवाड़ फिर न हो, इसीलिए नई नियमावली लाने की तैयारी हो रही है। कि यूपी विधानसभा में विधायकों के आचरण के लिए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसके तहत अब इस बात का कड़ा प्रावधान किया गया है कि विधायक बैनर, पोस्टर या झंडे लेकर के सदन में न आ सकें। इस बात को बताया गया है नियमावली में कि अब विरोध प्रदर्शन का ये तरीका सदन के अंदर नहीं चलेगा और न ही कोई बैनर, पोस्टर या झंडा लेकर के विधायक सदन के अंदर आ पाएंगे। इसके अलावा खासतौर पर जिस तरह से कई बार देखने में आता है कि डॉक्यूमेंट या कोई कागज फाड़ करके विधायक सदन के अंदर अपना विरोध जताते हैं, उस पर भी रोक लगाई गई है। यानी कोई डॉक्यूमेंट या कागज अब विधायक सदन के अंदर नहीं फाड़ पाएंगे। विधानसभा की अपनी एक गरिमा होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखा गया है और स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष के आसन की ओर जाकर के हंगामा अब विधायक नहीं कर पाएंगे, उस पर भी रोक लगाई गई है। नहीं वो विधानसभा अध्यक्ष के आसन की ओर जा पाएंगे और न ही उनके सामने आकर के अपना विरोध जता पाएंगे, हंगामा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नई नियमावली को विधायकों के लिए तैयार किया गया है और इस बात की अपेक्षा की गई है कि उसके अनुरूप वो आचरण करे। सोमवार को विधानसभा के लिए ये नई नियमावली यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 को सदन में पेश किया गया था। आज उस पर चर्चा होनी थी। चर्चा में कई विधायकों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने अपने सुझाव रखे और संशोधन की मांग की। सभी सुझावों को सुना गया। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात हॉकी मुकाबले की करते हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी में अब से कुछ ही देर बाद चेन्नई में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए मैदान में उतरेगी। पिछले 14 मुकाबलों की अगर बात करें तो भारतीय टीम पाकिस्तान से नहीं हारी है और भारत ने 14 में से 12 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबलों में भी भारत पाकिस्तान पर हमेशा भारी पड़ा है। ये जोश है भारतीय हॉकी टीम के मैच का। चेन्नई में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के प्रशंसक बेहद जोश में हैं। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का भारत में ही आयोजन हो रहा है। भारतीय हॉकी टीम जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। चेन्नई में साउथ कोरिया को रोमांचक मुकाबले में भारत हरा चुका है। अब भिड़ंत पाकिस्तान से है। अब से कुछ ही देर बाद रात 8:30 बजे ये मैच शुरू होगा। चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के प्रशंसकों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें खेल के किसी भी मैदान में उतरे, चाहे क्रिकेट हो या हॉकी का मुकाबला, हमेशा टक्कर कांटे की ही होती है। ऐसे में हॉकी के टर्फ पर भी दोनों टीमों के बीच की भिड़ंत काफी रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी में अब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वो अपने 4 में से 3 मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें तो टीम का प्रदर्शन मौजूदा टूर्नामेंट में काफी मायूसी भरा रहा। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 1 मैच जीती है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की पाकिस्तान की उम्मीद आज के मैच पर टिकी है। लिहाजा पाकिस्तान की हर कोशिश हार से बचने की होगी।
प्लेयर्स जो है वो एक्साइटेड हैं, वो इंशाल्लाह अपना जो भी उनकी कोशिश है या खेलने का, वो पूरा अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि मैच को अच्छा फिनिश किया जाए। होपफुली देखते हैं आगे क्या होता है। जहां तक बात एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों की है, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 10 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 6 मैच भारत की टीम ने जीते हैं तो पाकिस्तान की टीम महज 2 बार ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। 10 मुकाबलों में भारत ने 28 गोल दागे तो पाकिस्तान के खाते में 22 गोल हैं। भारत और पाकिस्तान 3-3 बार ये खिताब जीत चुके हैं। 2018 में दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता बनी थी। जाहिर है भारत की कोशिश आज का मुकाबला जीतकर इस आंकड़े को आगे बढ़ाने की रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी इजी मैच हो रहा है एंड इजीली हम विन कर रहे हैं। आई थिंक उनकी भी सेम मेंटालिटी है और प्लेइंग स्टाइल सेम है, अटैकिंग हॉकी खेलते हैं वो भी, और वो भी अपना बेस्ट करते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर रिजल्ट की बात करें तो अच्छा कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय हॉकी टीम अगर ये टूर्नामेंट जीतने में सफल रही तो वो 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, और अगर पाकिस्तान इस मैच में जीत दर्ज करता है तो वो अंतिम 4 में पहुंच जाएगा। लेकिन वो हारता है तो उसका भाग्य चीन और जापान के मैच के नतीजों पर ही टिका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात चाहे क्रिकेट की हो या हॉकी की हो, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं मैच हमेशा दिलचस्प होता है। आज का मुकाबला बहुत अहम है, हालांकि मैदान हॉकी का है, लेकिन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान पर भारी है। लेकिन अगर आज पाकिस्तान का सिक्का चलता है तो अंतिम 4 में जगह बनाएगा। भारत पहले ही अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम कर चुका है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुकाबला वाकई कांटे का है। हालांकि दोनों तरफ के खिलाड़ी ये जरूर कह रहे हैं कि दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान पर भारी है। आगे बढ़ेंगे, बात आजादी के मतवालों की। दिल्ली में वेस्ट टू आर्ट शहीदी पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इस पार्क को वे सामान से बनाया गया, जहां पर पर्यटकों को स्वतंत्रता सेनानियों की अमरवीर गाथा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। दिल्ली का तीसरा वेस्ट टू आर्ट थीम पर बना पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क को बहादुर शाह जफर मार्ग में बनाया गया है और पार्क का नाम रखा गया है शहीदी पार्क। ये पार्क भारत के इतिहास पर बनाया गया है। जो भी यहाँ पे लोग आएंगे राजधानी दिल्ली में इस पार्क में आएंगे, वो भारत के इतिहास को जाने, ये कोशिश की गई है। एक तरफ उन स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां बनाई गई हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। भारत के उन महान नेताओं के स्टैचू भी यहाँ पे बनाए गए हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाया, भारत के लिए लड़ाई लड़ी, और उन शहीदों को भी ये पार्क समर्पित है जिन्होंने भारत के लिए बॉर्डर्स पे अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी। अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये पार्क बहुत हरा भरा पार्क बनाया गया है और पार्क में अलग अलग फाउंटेन्स लगाए गए हैं। और जैसे कि पार्क का नाम है शहीदी पार्क, तो ये पार्क शहीदों को समर्पित है, इसलिए एक जोन में शहीदों के स्टैचू लगाए गए हैं। ओपन म्यूजियम पार्क बनाया गया है ताकि जो लोग हैं दिल्ली के वो आराम से यहाँ पे आके भारत के इतिहास को जान सके। कैमरा पर्सन शैलिन के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।